आज 25 जून है और आज ही 50 साल पहले इमरजेंसी की घोषणा हुई थी। फखरुद्दीन अली अहमद के जो हमारे राष्ट्रपति थे, उनके दस्तखत से फरमान जारी हुआ था। आज अखबारों में और पॉलिटिकल लेवल पर, सरकार के स्तर पर, सरकार के स्तर पर संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है, उसके विज्ञापन भी छपे हैं। और आज दूसरे अखबारों में, जैसे यहाँ का अखबार में देखूं प्रभात खबर, तो उन्होंने बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन किया है, पुरानी क्लिपिंग्स को लगा करके, और पहला पेज पूरा पोस्टर बना दिया है। अच्छा एक प्रेजेंटेशन है 50 साल आपातकाल के, और इसमें सरयू राय का एक लेख, सरयू राय के बारे में अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ के विधायक हैं वो, और वो भी आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले लोगों में से रहे हैं और सक्रिय भी थे। भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, फिर कुछ व्यक्तिगत नेताओं से व्यक्तिगत लड़ाई के चलते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। अब वो निर्दलीय और अभी जेडीयू के विधायक हैं वो, और नीतीश कुमार के मित्र हैं, ये भी कहा जाता है। तो उसने कहा अपने मित्रों को ये भी बता दें, नीतीश कुमार के मित्र हैं वो, उनसे पहले पेज पर लिखवाया गया है। और इसके अलावा अंदर एक पेज है जिसमें भी यहीं के लोगों से, नामधारी और ऐसे कई लोगों से लेख लिखवाए गए। मैं आपको नाम भी बता, वशिष्ठ नारायण सिंह, ये जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं बिहार जेडीयू के। विक्रम कुंवर सिंह, ये संयुक्त बिहार में पूर्व मंत्री रहे हैं। इंदर सिंह नामधारी, विधानसभा के पहले स्पीकर झारखंड के रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के थे, अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। नंद किशोर यादव, ये भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष हैं। प्रेम कुमार मणि, ये लेखक, कवि, साहित्यकार, आलोचक हैं। रविंद्र भारती, कवि और जेपी आंदोलन के सेनानी कहे। इतने लोगों का ये लिखा गया है। और दूसरे अखबारों में भी अगर आप देखें तो इंडियन एक्सप्रेस और दूसरे अखबारों में भी ठीक ठाक सामग्री दी गई। लेकिन जो फैसल जी, मैंने जो मार्क किया कि अगर किसी ने इस समय जो माहौल है, जो कहा जाता है कि घोषित इमरजेंसी है, अगर आप 1975 की इमरजेंसी को याद करते हैं और इस समय जो माहौल है उसके बारे में चिंता जाहिर नहीं करते, तो ये या तो आप उस माहौल से सहमत नहीं है। अगर सहमत नहीं है तो आपको इन अखबारों को, मीडिया को इस आशय के लेख छापने चाहिए कि इस समय जो कुछ है वो डेमोक्रेसी बहुत मजबूत है, संविधान बहुत मजबूत है, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप सरासर गलत है। उनको तथ्यों के आधार पर उनको ये करना चाहिए, उन आरोपों को काटना चाहिए इन मीडिया को, और ये काम करना है। और नहीं तो फिर भाई मनाया क्यों जा रहा है? 75 की बरसी क्यों मनाई जा रही है इमरजेंसी की? इसीलिए बरसी कहें, जो भी कहें, जयंती कहें, जो भी कह लें आप उसे, वो मनाई इसलिए जा रही है कि भाई हम ऐसी स्थितियां दोबारा नहीं आए, इनके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए और दोबारा नहीं आए। हम उस पर नहीं जा रहे हैं कि 75 में जो हुआ गलत था, सही था, क्या था, संवैधानिक था, असंवैधानिक था, वो अलग इशू बिल्कुल। लेकिन क्या ये कंसर्न किसी अखबार में, मीडिया में आपको दिखाई देता है? देखिए, मीडिया में दिखाई नहीं देता है, इसका दो बड़ा कारण है। एक बड़ा कारण तो यह है कि भारत की मीडिया नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की आलोचना करने से घबराते हैं, डरते हैं। यह यही जाहिर करता है कि जो इमरजेंसी से मीडिया को सबक सीखना चाहिए था, वो मीडिया ने सबक नहीं सीखा। इमरजेंसी में मीडिया ने घुटने टेक दिए थे सरकार के सामने, उसमें इक्के दुक्के लोगों को छोड़ दीजिए, कुलदीप नैयर जैसे लोग और दो चार हिम्मत जो निकालते थे, राजमोहन गांधी जैसे दो चार लोगों को अगर आप माइनस कर दीजिए, तो ज्यादातर लोगों ने घुटने टेक दिए थे और सरकार के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया था। पिछले 11 साल में मीडिया का कैरेक्टर यह हो गया है कि उसने दबाव डालने के पहले ही खुद को दबाव में महसूस करना शुरू कर दिया। यानी कि बिना सेंसरशिप के खुद ही को सेंसर करना शुरू कर दिया है। और मीडिया की हेडलाइंस,
चाहे उस चैनलों में, अखबारों में, ज्यादातर अखबारों में क्या छपेगी ये पीएमओ से तय होने लगा है। इसके अनेक बार बातें आई हैं, लोगों ने इसको कहा है और देखा है और समझा है। चैनलों में काम करने वाले लोगों ने इसके कारण इस्तीफे दिए हैं कि जो पीएमओ से गाइडलाइंस आते हैं उससे वो सहमत नहीं। कुल मिलाकर मेरे कहने का आशय यह है कि हम इमरजेंसी को क्यों याद करना चाहते हैं। अगर हम इमरजेंसी को याद करना चाहते हैं तो इसलिए याद करना चाहते हैं कि जिन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को इमरजेंसी के दौरान शिथिल किया गया था या जिन पर प्रहार किया गया था वो गलतियां न दोहराई जाए। यानी कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको मजबूती दी जाए, ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूरी तरह से जनता की आवाज बिना किसी भय के व्यक्त हो सके। कुल मिलाकर मामला यहाँ पर है। हम आज इमरजेंसी को याद करते हैं तो हमको उसके साथ साथ दो और बातों को भी याद करना चाहिए कि इमरजेंसी से जो राजनीति निकली थी, इमरजेंसी के कारण जो राजनीति निकली थी और इमरजेंसी के पहले जो वैश्विक माहौल था और उसमें जिस ढंग से परिस्थितियां दुनिया भर में घटित हो रही थी और जिस ढंग से भारत में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ था, उसकी भी एक पुनर्समीक्षा करने की जरूरत है। इमरजेंसी को देखने का आज कई नजरिया बन सकता है। उसको एक दलित पर्सपेक्टिव से भी आप देख सकते हैं। आप इमरजेंसी की घटनाओं को इस नजरिया से भी देख सकते हैं कि जो वैश्विक परिदृश्य था उसमें जिस ढंग से आज जिसको रिजाइम चेंज आप बोलते हैं, रेजिम चेंज बोलते हैं, वो करने की जो प्रक्रिया चल रही थी वो क्या थी। ये बहुत सारे सवाल आज के संदर्भ में उठाए जा सकते हैं। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि आप निष्पक्ष होकर बिल्कुल वस्तुगत तरीके से अगर देखें तो तय बात है कि इमरजेंसी एक गलत चीज थी जिसको लगाने की जरूरत नहीं, लगाया नहीं जाना चाहिए था। और उसमें जो अत्याचार हुए थे उससे एक सबक सीखना चाहिए था और बाद में भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए ठोस कानून बनाए जाने की जरूरत थी, ठोस संवैधानिक सुधार की जरूरत थी। हम उससे क्यों पीछे हट गए? वो कौन से लोग थे जो उससे पीछे हट गए? वो कांग्रेस तो नहीं थी, क्योंकि 77 में जो सरकार बदली उसमें गैर कांग्रेसवाद के नाम पर तमाम तरह के लोग आ गए और उन्होंने वो सरकार बनाई। और अगर इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई तो 80 में उसी जनता ने इमरजेंसी को लगाने वाली इंदिरा गांधी को माफी भी दे दी और बड़े बहुमत के साथ सत्ता में बैठा दिया। तो इसकी भी एक समीक्षा करनी चाहिए। कुल मिलाकर मेरे कहने का आशय ये है कि हमको यह देखना चाहिए कि एक किताब है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है स्टीफन लेविटिन्स्की और डैनियल जिवेलाट का, हाउ डेमोक्रेसी डाइज। आज इसको पढ़ने की जरूरत है। यह बताएगा आपको कि किस ढंग से दुनिया भर में जो ऑटोक्रेसी है, जो तानाशाहियां हैं, वो चुनाव का सहारा लेकर और संविधान का सहारा लेकर अपने अपने देशों में एक नए किस्म की तानाशाही का प्रयोग कर रही हैं। वो नए तरह के इमरजेंसी को ला रही हैं और अपने जनता का वो दमन कर रही हैं। भारत भी उसका शिकार है। आज डेमोक्रेसी के जितने भी अध्ययन आते हैं उसमें भारत कहां पर खड़ा है? अगर आप डेमोक्रेसी के अध्ययनों के जो आंकड़े आते हैं, जो उसके इंडेक्स आते हैं, उसमें हम तो कोई सर्वोत्तम डेमोक्रेसी के 25 देशों में भी खड़े नहीं हैं। हम तो नीचे से 10-15 देशों के श्रेणी में आ रहे हैं। तो हम ऐसा क्यों है, उसको हमको सोचने की जरूरत है कि हमने अपनी संस्थाओं को कितनी मजबूती दी। आज चुनाव आयोग को हमने कितनी मजबूती दी, हमने सुप्रीम कोर्ट को कितनी मजबूती दी, हमने अपनी जांच एजेंसियों का किस ढंग से इस्तेमाल किया, उसको कितनी मजबूती दी, स्वतंत्र ढंग से काम करने दिया। हमने अपने मीडिया की आजादी की रक्षा के लिए क्या किया, हमने मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश की या नहीं की। जो मीडिया के पर जो इस ढंग से एकाधिकार बढ़ा है चंद कारपोरेट ओलिगार्कों का, उससे हमने मीडिया को मुक्त कराने की कोशिश की या नहीं की। ये कुछ ऐसे सवाल है जो आज 50 साल के बाद हमको पूछना चाहिए। जिन लोग आज सत्ता में बैठे हैं इनमें से तो अधिकांश लोग ऐसे थे, इनके पूर्वज, इनके पुरखे, इनके सहयोगी जो अब जीवित भी हैं और नहीं भी हैं, वो तो माफी मांगकर जेलों से भाग आए थे। इवन जो बाला साहब देवरस थे, जब इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया इमरजेंसी लगाने के तुरंत बाद, तो उसके समर्थन में उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी और वो सारी चिट्ठियां
बिपिन चंद्र ने इस किताब में दर्ज की हैं, इसको पढ़ना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण का आंदोलन और उसमें आरएसएस की क्या भूमिका थी। इसको जबरदस्त तरीके से लिखा गया है, किस ढंग से वो माफी मांगते रहे और किस ढंग से एक, देखिए जेपी, 1 मिनट में आपका समय लूंगा। जयप्रकाश आंदोलन के 3 पहलू, इस चीज को समझना चाहिए। एक पहलू है जिसको जयप्रकाश नारायण ने नौजवान लड़के जिनकी कोई राजनीतिक दल से सरोकार नहीं था, किसी दल में वो सदस्य नहीं थे, उनका एक संगठन खड़ा किया था छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का। उसके सामने लक्ष्य रखा था एक पूरे बदलाव का, संपूर्ण बदलाव का, यानी कि एक नए ढंग से एक लोकतांत्रिक समाज का निर्माण करके एक पूरी आजादी जनता के बीच में ले जाकर जनता से चुने हुए लोगों को सत्ता में लाने का, जिसको आप बोल सकते हैं जो अमेरिका और दूसरे देशों में प्राइमरी का सिस्टम है, उसके माध्यम से उम्मीदवारों का चयन करने का, और आर्थिक और सामाजिक सुधार का उन्होंने एक एजेंडा रखा था। भूमि सुधार का एजेंडा छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के सामने रखा था। वो संगठन बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। बोध गया आंदोलन उसका एक बड़ा प्रयोग था इमरजेंसी के बाद, जो उसका आखिरी प्रयोग था। उसके बाद भी उसके लोग सक्रिय रहे, लेकिन वो सक्रियता कोई राजनीति के पेरीफेरी पर रहा, मुख्य भूमिका में नहीं रहा। दूसरी ताकत यह थी जो आरएसएस की ताकत थी। ये आरएसएस की ताकत ने उस आंदोलन को किडनैप करने का प्रयास किया और उसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ और संपूर्ण बदलाव की लड़ाई को इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ा कर दिया। इस तथ्य को समझने की जरूरत है। और उसमें तीसरी ताकतें थी जो समाजवादी ताकतें थी, जो किसान आंदोलनों की ताकतें थी, उनकी एक भूमिका थी। तो इन 3 ताकतों की भी समीक्षा करनी चाहिए और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को इस अर्थ में परिभाषित करना चाहिए थे कि जेपी को यह कहने की क्या जरूरत पड़ गई थी, जो बिपिन चंद्र ने कोट किया है उस अखबार के डेट के साथ, कि अगर आरएसएस सांप्रदायिक और फांसीवादी है तो मैं भी सांप्रदायिक और फांसीवादी हूं। यह कहने की अनिवार्यता क्यों आ पड़ी थी, इसको भी रेखांकित करने की जरूरत है। कुल मिलाकर इमरजेंसी को हम बिल्कुल ब्लैक या व्हाइट चश्मे से नहीं देख सकते। उसको हमको बिल्कुल उसके भीतर जो वहां ग्रे एरिया है ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में, उसकी व्याख्या करने की जरूरत है। मैं तो खुद उस आंदोलन में शामिल था। मैंने 5 साल 7 साल उस आंदोलन में अपनी जिंदगी के सर्वोत्तम काल लगाया, अपने छात्र जीवन का काल लगाया, जिसके कारण मेरी जिस ढंग की शैक्षणिक क्षमता हो सकती थी वो नहीं हासिल हो पाई। मैं आज जब 50 साल के बाद देखता हूं तो मुझे लगता है कि उस आंदोलन में अगर बहुत सारी अच्छाइयां थी तो बहुत सारी खामियां थी, और उन खामियों में एक खामी यह थी कि आरएसएस को उस आंदोलन ने जिस ढंग से सार्वजनिक मान्यता दी, उसका दुर्गामी बुरा असर भारतीय समाज पर पड़ा। और बाबरी मस्जिद के विध्वंस से लेकर गुजरात के दंगे से लेकर आज सत्ता में बैठे हुए लोगों तक उसका असर हमको दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर इसकी हमको पुनर्समीक्षा करनी चाहिए कि जो स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्य थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन से जो चीजें निकली थी, उसको जयप्रकाश नारायण के जो वाहक तत्व थे वो क्यों पिछड़ गए, और उसके खिलाफ जो लोग थे वो आगे क्यों बढ़ गए, इसके कौन से सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक कारण थे, उस पर हमको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। और तब हम सही अर्थों में इस 50 साल को मनाने में सक्षम होंगे। हमने जेल काटा, हमने अंडरग्राउंड किया, लोग बोल रहे हैं, इसी ढंग की बातें अखबारों में छप रही हैं कि कोई क्या बोलते हैं अंडरग्राउंड अखबार बांटता था। यह मूल मुद्दा नहीं है। मूल मुद्दा वह सैद्धांतिक पहलू है जिसके कारण इमरजेंसी लगी, जिसके कारण इमरजेंसी का विरोध हुआ, और जिसके कारण भारत की राजनीति हमेशा के लिए पूरी तरह बदल गई, और जिसके कारण भारत में सांप्रदायिक फांसीवाद ने अपनी ताकत को पूरी आगे बढ़कर विकसित किया, और धीरे धीरे उसने मजबूती हासिल कर ली, और आज समाज का वो एक प्रमुख ताकत बना हुआ है। उसके खिलाफ लोग कहाँ खड़े हैं ये देखने की जरूरत है। जी, तो इस पर एक अलग से कार्यक्रम भी किया जा सकता है अगर आप समय देंगे तो। कल कीजिए। कल 26 तारीख, इंदिरा गांधी ने 26 तारीख को ही घोषणा की थी सुबह में। हाँ, मतलब 25 की रात को दरअसल लगाई गई, 25 को रात में लगा था, तो कल कार्यक्रम हम लोग कर सकते हैं। हाँ, कल हम लोग इसी पर बात कर सकते हैं। जी, इस समय आज बहुत इन सब चीजों को लेकर बहुत काम हो रहा है। मैंने आज सुबह से ही वो किताबें निकालकर थोड़ा सा खंगालना शुरू किया। 4-5 किताबें मेरे पास हैं जिसको मैं देख रहा हूँ कि उसकी कैसे आज हम कैसे समझे। वो एक समय था कि ठीक है, इंदिरा गांधी ने
चुनाव में, लेकिन उनको जिस आधार पर सजा दी गई थी उस आधार पर तो आज हमारा कोई सांसद चुना ही नहीं जा सकता। उनको सजा क्या दी गई थी कि यशपाल कपूर नाम का एक अफसर था जिसने इस्तीफा देने के पहले एक सभा के आयोजन में भूमिका निभाई थी। नहीं, इस्तीफा दे दिया था, उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ, स्वीकार नहीं, सॉरी, हाँ स्वीकार नहीं। अगर इस आधार को अगर आप मानेंगे कि एक प्रधानमंत्री का चुनाव कैंसिल कर दिया जाए, तब तो इस देश में आज अनेक लोग हैं जिनको चुनाव में माने उनका चुनाव तो कैंसिल हो ही जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है क्या आज? तो उसके पीछे क्या कारण थे, इस पर हमको विचार करना चाहिए कि आखिर क्या कारण थे कि सारी ताकतें एकजुट होकर किसके निर्देश पर और किन कारणों से इस ढंग की परिस्थितियां क्रिएट कर रही थी। क्योंकि उस समय हमको समझना चाहिए कि पृथ्वी पर्स खत्म हुआ था 67 से 71 के बीच में। हमको यह समझना चाहिए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। हमको समझना चाहिए कि 7वें बेड़ा को धमका कर मैं बोल रहा हूं, मैंने रोका गया था और हमने एक सोवियत संघ के साथ सुरक्षा संधि की थी। और इस पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो सोवियत संघ को कमजोर करने के लिए भारत को कमजोर करना किस तरह जरूरी था, इसको भी समझने की जरूरत है। ये उसके कुछ राजनीतिक पहलू हैं जिस पर आज हमको विचार करना होगा। मेरे बहुत सारे मित्र नाराज होंगे कि लेकिन मैं मानता हूं जयप्रकाश जी की बहुत पॉजिटिव भूमिका भारत के इतिहास में रही है, लेकिन उनकी कुछ जो खामियां रही हैं उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।